जहां एक तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। बीजेपी ब्रांड मोदी, मंदिर और विकास के आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। और तो और विपक्षी दलों के नेता लगातार टूटकर बीजेपी खेमे में जा रहे हैं। आज की अड़ी इसी पर बात करेगी। बीजेपी को मोदी, मंदिर और विकास से 2024 में जीत की आस है और गठबंधन के गड्ढे में क्यों फंसा है इंडिया। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान होंगे, लेकिन आपको पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे बीजेपी जीत की गारंटी दे रही है, जिनको आधार बता रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के संबल में कल्की मंदिर का शिलान्यास किया और इससे आने वाले कालखंड में बीजेपी शासन का दावा भी किया। इससे पहले 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर के उद्घाटन ने देश को राममय बना दिया था। अब ये आपको दो तस्वीरें और दिखाते हैं। एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की मंदिर का शिलान्यास किया, तो वहीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए विकास की गंगा बहाने का दावा भी किया। तो मंदिर और विकास दोनों एक साथ। अब आपको बीजेपी की जीत की गारंटी वाले 3 बयान भी सुनवाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस आधार पर जीत की गारंटी देने की बात हो रही है। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में यूपी से होने वाले एक्सपोर्ट अब 2 गुना हो चुका है। बिजली उत्पादन हो या फिर ट्रांसमिशन, आज यूपी प्रशंसनीय काम कर रहा है। आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो। और अब एक दूसरी तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 2024 की पहली टक्कर देखने को मिली। एक तरफ राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे, तो वहीं स्मृति ईरानी भी अमेठी में 4 दिन के जनसंवाद कार्यक्रम के लिए मौजूद हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए वोटों को जोड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हालात ये हैं कि अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ कांग्रेस सीट शेयरिंग फाइनल नहीं कर पाई है। देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी। बहुत स्वागत है आपका दोनों का। इसके अलावा दीपक झा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका भी दीपक। लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, पीठाधीश्वर श्री कल्की धाम, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। लेकिन प्रमोद कृष्णम जी, आप ही के साथ मैं शुरुआत करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि देखिए एक शुभ समय आ गया है, कालखंड बदल रहा है और अब जो कुछ होगा आगे अच्छा होगा। किस ओर इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन होता है उसमें बहुत सी बातें छुपी होती हैं और भविष्य की योजनाएं होती हैं। आज श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ। उन्होंने गर्भगृह की पूजा की और भूमि पूजन के पश्चात शिलाओं की पूजा की। शिलाओं के पूजन के पश्चात उन्होंने जो कूर्म शिला है, जो आधार शिला बोलते हैं, वो अपने कर कमलों से श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी और यहाँ
भगवान श्री कल्कि नारायण के होने वाले अवतार का धाम श्री कल्कि धाम का शिलान्यास का कार्यक्रम समारोह संपन्न हुआ। हजारों संतों की उपस्थिति में और लाखों भक्तों की उपस्थिति में भारत माता की जय के उद्घोष के बाद श्री कल्कि धाम का शिलान्यास समारोह का समापन हुआ। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और हम तमाम संत समाज की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभ आशीष देते हैं। जी, लेकिन प्रधानमंत्री भविष्य में ये, हाँ चलिए आ गए आप, मुझे लगा कि आप मेरे सवाल का जवाब शायद देंगे नहीं अभी। जी सुमेरा जी, आप तो मेरी नेचर से वाकिफ़ हैं। मैं किसी सवाल से बचता नहीं हूँ, ना मैं बचा हूँ और ना मैं बचना चाहूँगा। इसलिए आपका जो सवाल है वो ये बात ठीक है कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य में आज जो स्थिति तमाम विपक्षी दलों की है उस पर हैरानी भी होती है, अफसोस भी होता है और मन व्यथित भी होता है, क्योंकि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन इसको प्रारब्ध कहिए या कर्मों का फल कहिए या नासमझी कहिए या इसे गलत फैसलों की वजह से देश के जनमानस में जो विपक्ष के प्रति भाव उत्पन्न हो गया है, एक निगेटिविटी का, ये भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के सुमेरा जी, अच्छा परिदृश्य नहीं है कि 2024 का जो चुनाव है जी वो एक तरफा दिखाई दे रहा है क्या? 2024 का जो होने वाला 2024 का जो चुनाव है, मुझे लगता नहीं है कि विपक्ष उसमें कहीं टिक पाएगा। ऊपर से जिस तरह विपक्ष के नेताओं का पलायन हो रहा है, छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान छोड़ के चले गए। कृष्णन जी, आपने अभी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं वापस अगर उनमें से कुछ शब्द चुनूं, जो आपने कहा ना समझी, कर कमलों का फल, गलत फैसले, ये कौन कर रहा है? क्योंकि आप तो खुद भी बहुत करीब से सब कुछ देखते रहे हैं, तो किसके गलत फैसले हैं, किसकी नासमझी है, किसके कर कमलों का फल है कि ये हालत है विपक्ष की जो आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, मैं जब तक कांग्रेस में रहा, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने कांग्रेस की हायर लीडरशिप से भी अनुरोध किया, मैंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया कि जो फैसले आप कर रहे हैं, ये फैसले देश की जनता को अच्छे नहीं लग रहे हैं। देश की जनता के खिलाफ जा कर के, देश की जनता की जनभावनाओं का सम्मान ना करते हुए यदि कोई फैसले किए जाते हैं तो लोकतंत्र में वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं असफल हुआ, मैं उन्हें समझाने में सफल नहीं हो पाया। ठीक है, मैंने कहा था कि राम मंदिर का निमंत्रण मत ठुकराओ। क्या राहुल गांधी के फैसले हैं मैंने कहा था राम मंदिर का निमंत्रण मत ठुकराओ। मैंने कहा था भगवान श्री राम के मंदिर का निमंत्रण ठुकराना ठीक नहीं होगा, इसमें इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, देश की जनता इसको बुरा मानेगी। भगवान राम का निमंत्रण आप ठुकरा रहे हैं और भारत में राजनीति की कल्पना कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि राम किसी एक धर्म के नहीं है, किसी एक जाति के नहीं है, किसी एक राज्य के नहीं है, राम राष्ट्र के हैं। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और आप भगवान राम का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। लेकिन प्रमोद कृष्णन जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, फैसला था। वैसे साथ में मेरा निवेदन ये भी होगा कि हमारे साथ पैनल में बाकी लोग मौजूद हैं, अगर आप जुड़ना चाहें उनके साथ, उनके सवालों के भी अगर आप जवाब दें। लेकिन एक मेरा सवाल आपसे ये कि अब कल्कि धाम का शिलान्यास हुआ है, इसके पहले 22 जनवरी को रामलला की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहाँ पर पूरा देश राममय हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिक्र किया कि देखिए उसके बाद काशी में भी बहुत कुछ हुआ है। जो वो कह रहे हैं कि एक अच्छा कालखंड आने वाला है, अब सब कुछ आगे अच्छा होगा, तो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं या मंदिर निर्माण या इससे जुड़े हुए भी और अब बहुत से और घटनाक्रम होंगे? क्या उस ओर भी वो इशारा कर रहे थे? देखिए सुमेरा, पहली बात यह है, मंदिर के निर्माण को विकास से अलग देखना ही बेवकूफ़ी है। मंदिर निर्माण का मतलब है कि मंदिर की मूर्ति स्थापना नहीं होती है। मंदिर निर्माण का मतलब होता है सारे देश की भावनाओं का सम्मान, करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान, करोड़ों लोगों का रोजगार उत्पन्न होता है। शिरडी जाके देखिएगा, बद्रीनाथ जाके देखिएगा, मानसरोवर जाके देखिएगा, वैष्णो देवी जाके देखिएगा, तिरुपति बालाजी जाके देखिएगा और अयोध्या जी जाके देखिएगा। पिछले 50 सालों में अयोध्या जी में जितने यात्री नहीं आए उतने पिछले 1 महीने में आ गए।
वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। तो मंदिर निर्माण को विकास से अलग देखना ही एकदम गलत बात है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि विपक्ष को चाहिए वो पहले देश की जनता की जनभावनाओं को समझे, उसका सम्मान करे। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कल तक कांग्रेस के साथ था, आज मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। अब पिछली बातों पर मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं। उन्होंने जो सम्मान जो अपमान मेरा किया उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ, ऋणी हूँ जी। मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत दिनों तक रहा, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और उन्होंने बड़ा उपकार किया मुझ पर, मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। ठीक है आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़कर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। लेकिन जो कुछ कहा आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उस पर प्रतिक्रिया मैं लूंगी। दीपक झा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक, आपने सुना उनका कहना कि, और काफी सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया, काफी समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कि नासमझी है, जन भावना को नहीं समझ रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं समझ रही है, शीर्ष नेतृत्व नहीं समझ रहा है। क्या ऐसा है और इस वजह से डिस्कनेक्ट है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आचार्य जी के अपने आरोप हैं। देखिए, जब तक आप आरोप नहीं लगाएंगे सुमायरा जी, तब तक आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। तो आपको आरोप तो लगाना ही पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए। मैं भाजपा के लिए कहूँगा, शादी के मंडप से उतरे हुए फूलों से भाजपा गुलदस्ता बना के देश को चमकाना चाह रही है, तो मोदी जी का ड्रीम पूरा नहीं होगा। तो रात में जो बारात आती है और उससे गुलदस्ता बना के देश को दिखा रहे हैं मोदी जी अच्छे दिन आ गए हैं। विपक्षी नेताओं को आप डरा के अपने तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि आज देश में माहौल क्या है। हम राम की बात करते हैं, हम मंदिर की बात करते हैं। पूरे देश में अगर मंदिर बनाना ही क्यों नहीं है कि आज देश में माहौल क्या है, ये बात क्यों नहीं है? क्योंकि देश में माहौल क्या होगा, लोगों के मन की भावना क्या होगी, वो भी तो राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। क्या आपको लगता है कि देश में माहौल जो है उससे फर्क है, आपकी जो समझ है वो उससे अलग है और लोगों की भावना अलग है? सुमायरा जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर भाजपा कर रही देश में अब मंदिर बनाना ही विकास है, और आप भी कह रहे हैं कि अगर मंदिर बनाना ही विकास है, तो एक माहौल ऐसा पैदा किया जा रहा है। मेरा सवाल राम मंदिर के इनविटेशन से जुड़ा हुआ, जो प्रमोद कृष्णन कह रहे थे कि आपने उस इनविटेशन को नकार दिया, आप नहीं गए। क्या जन भावनाओं का अनादर किया, या लोगों के मन में जो भावना है उसको नहीं समझ रही है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी समझ रही है? क्या ऐसा है? क्योंकि बीजेपी यही कहती है कि हम समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। देखिए, प्रमोद कृष्णन जी की अपनी व्यथा हो सकती है, उनका दुख और उनका दर्द हो सकता है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता है हमारे राहुल गांधी जी ने, उन्होंने कहा था जिसको जाना है मंदिर वो बिल्कुल जाना चाहे जाएं, जो स्वागत है। लेकिन हम लोग अपने हिसाब से तिथि और समय निर्धारित करके अपने हिसाब से जाएंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हमारा भाजपा के साथ विरोध है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में अगर लोगों को जोड़ लेंगे वो, तो उससे वो जीत सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजय आलोक, 400 पार का फॉर्मूला क्या इसी आधार पर है कि जोड़ तोड़ करो, तोड़फोड़ करो और लोगों को शामिल करो, तब 400 पार हो जाएगा? वो 400 पार का फॉर्मूला क्या ये फॉर्मूला है? सुमेरा जी, हम किसी को जोड़ तोड़ नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारा दिल बड़ा है। जो हमारे पास आना चाहे, राष्ट्र नीति को लेकर राजनीति करना चाहे, उसका स्वागत है। परिवार नीति वालों का स्वागत कतई नहीं है। राष्ट्र नीति के लिए जो भी आता है बीजेपी में, वो आता है, वो अपना काम करता है। अच्छा, दो बात मैं कह दूं भी। सबसे पहले तो आचार्य प्रमोद जी चले गए, कालकी धाम में आज मैं भी था, उनको बहुत बहुत बधाई। ये काम पिछले 18 वर्ष के संघर्षों के बाद उन्होंने किया है, इसलिए उनको बहुत बधाई। दूसरी बात, यहाँ पे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मंदिर से कैसे देश का विकास होगा। मैं बताता हूँ, देखिए दिक्कत क्या है ना कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक रेल चलाई नहीं ठीक से। अगर रेल चलाते तो देखते कि रेल में 2 पटरियां होती है जिसपे रेल चलती है। अगर एक पटरी रेल की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हमारे भारतीय संस्कृति को दर्शाती है, हमारे धर्मों के प्रति हमारी आस्था को दर्शाती है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, तो उस पटरी का होना बहुत जरूरी है। यहाँ भारत में सर्वधर्म संभाव की बात नहीं, विकास है, ये तो आप बनाइए, आप इसी विकास पे आगे बढ़िए। एक एक करके बोलेंगे, दूसरी पटरी और दूसरी बीच में नहीं बोलिएगा। देखिए, हम इस तरह से डिबेट नहीं करते हैं। मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी, लेकिन किसी के बोलते समय बीच में ना बोले। जी बोलिए अजय, बोलिए अजय। और दूसरी पटरी होती है हमारे देश के आर्थिक विकास की, हमारे देश की प्रगति की, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की, जिसपे पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। अगर ये बात अगर आपको नहीं समझ में आती है तो मंदिर क्यों बन रहा है ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा। जैसे रामलला कैसे आगे 500 साल के बाद। ठीक है।
ये ना आपको समझ में आया, ना आपके घमंडियों को समझ में आया। ये दोनों आपस में साथ लड़ मरिए, चलेंगे, उसका बात अलग है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे और यही बीजेपी की नीति है और एनडीए की नीति है। ये अलग कभी थे ही नहीं। ठीक है, मैं इस पर राजकुमार भाटी जी की प्रतिक्रिया ले लूं, लेकिन मैं जो आप कह रहे हैं कि हम तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं और कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, उस पर मैं वापस आऊंगी। लेकिन राजकुमार भाटी जी, दोनों साथ में चलेंगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मंदिर निर्माण, संस्कृति को बढ़ावा देना और उसको संजो कर रखना, और साथ साथ विकास भी। क्या यही जो रणनीति है उसके तहत यहां तक पहुंचे हैं और यहीं से 400 पार में पहुंच जाएंगे? जबकि समाजवादी पार्टी तो कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, दोनों पटरियों पर बराबर काम चले तो सबको खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी, देश को भी खुशी होगी। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। अभी आपकी डिबेट में अब तक आपने शुरुआत में जो कहा, आचार्य प्रमोद जी ने कहा, अजय आलोक जी ने कहा, तीनों ने केवल अयोध्या से लेकर संभल और अबू धाबी और राम इसका जो है इनके जिक्र किए मंदिरों के, केवल विकास तो कुछ गिनवाया नहीं। तो एक पटरी पे मान लिया कि काम हो रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम एक संत हैं, धर्मगुरु हैं, वो धर्म की बात करें तो अच्छी बात है, लेकिन नेता भी रात दिन मंदिर की बात करने लगे, धर्म के मामले में उलझा कर रखने लगे, तो फिर देश के लिए ये नुकसानदायक है। दूसरे क्षेत्र में अगर हम देखें तो लगातार देश की स्थिति गिरती जा रही है। देश के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए, रुपए की कीमत लगातार घटती जा रही है। जो काला धन था जिसे लाने का वादा मोदी जी ने किया था वो दुगना हो गया विदेशी बैंकों में, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अभी एक सप्ताह में 2 पर्चा लीक हुए हैं, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई उसका पर्चा लीक हो गया। अभी शनिवार इतवार में यूपी पुलिस की भर्ती का एग्जाम था, उसका पर्चा लीक हो गया। 6800 टीचर ओबीसी के नियुक्त करने की हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, जो धांधली हुई थी, सरकार ने बेईमानी की थी ओबीसी के साथ, उसे रोकने के लिए 2 साल हो गए, आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना हो रहे हैं, 10 हत्याएं रोजाना हो रही हैं, अस्पतालों में दवाई नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, आवारा पशुओं से रोज मौत हो रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस वसूली में लगी हुई है। हालत तो बहुत खराब है। तो दोनों पटरियों पर काम नहीं हो रहा, दोनों डिसबैलेंस हो गई है, पटरी दोनों पटरी पर काम नहीं हो रहा है। अजय आलोक जी, दोनों पटरी पर काम नहीं हो रहा है, लेकिन बात तो यही हो रही है, जो मंत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है, वो कह रही है कि देखिए हम विकास कितनी तेजी से कर रहे हैं। क्या ये सब जुमलेबाजी है? क्योंकि जो तस्वीर दिखाते हैं राजकुमार भाटी जी, उस तस्वीर के मुताबिक तो ये सब कुछ भी हो रहा है। सुमेरा जी, भाटी जी रहते हैं ग्रेटर नोएडा में, और मुझे लगता है कि संभल उम्बल गए ही होंगे। आज से 5 साल पहले संभल जाने में लगभग 4 साढ़े 4 घंटे लगते थे भाटी जी के गांव से, आज मात्र 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। पता नहीं कैसे हो गया, है ना। 6 लेन की हाईवे अपने आप बन के आ गई। वो ब्रह्मा जी ने ऐसे छड़ी घुमाया, हाईवे बन गई 8 लेन की। अब पहुंच गए, अब संभल 1.5-2 घंटे में हवा में काम हो गया। ये काम कांग्रेस के टाइम से कांग्रेस के टाइम में बना हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। एक मिनट भाटी जी एक मिनट, बीच में नहीं, मैं आप बीच में नहीं बोलते हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा पर्चे लीक हो गए। आज यूपी पीसीएस के चेयरमैन ने पीसी करके आपको दिन में जानकारी दी है कि एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का झूठा भ्रम फैला रहे हैं, कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, सीधा सीधी खंडन किया है। झूठी अफवाह उड़ाइएगा ना तो कुछ नहीं हुआ। राफेल वाला काम कर रहे हैं आप, राफेल वाला जैसे राहुल गांधी ने किया था ना, उसी तरह पर्चा लीक हो गया। ये राफेल वाला पर्चा लीक है आपका। तो झूठा भ्रम बिना कोई सबूत, बिना तथ्य के टीवी पे, नेशनल टीवी पे कम से कम मत रखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या देश में विकास हुआ है ये सबको ही देख रहा है। आपके यूपी में दिखता है साहब, कितने देर में लखनऊ पहुंच जाते हैं। लखनऊ से पूर्वांचल अखिलेश जिस पे चल रहे थे, कितने देर लगते हैं आज गाजीपुर पहुंचने में? लखनऊ से मात्र 3 घंटे। कहां से हो गया? पहले लखनऊ से गाजीपुर ट्रेन को लगते थे 9 घंटे, आज तो गाड़ी में आप 3-3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। विकास लेकिन नहीं हुआ, नहीं दिखेगा। संभल से जब गंगा एक्सप्रेसवे निकलते हुए देखिएगा ना, जिसकी प्रधानमंत्री ने आज चर्चा की, योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की, और उस गंगा एक्सप्रेसवे पर चलिएगा तो बुंदेलखंड से कब प्रयागराज पहुंच जाइएगा, जाके गंगा नहा लीजिएगा, तब समझ में आएगा कि आपने कितना समय व्यर्थ किया आपने और कांग्रेस पार्टी ने इस देश का। तो हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, ये मानेंगे आप राजकुमार भाटी जी? देखिए, जितना हुआ है, मैंने शुरू में ही कहा था, दोनों पटरी पर काम होगा तो हम भी स्वागत करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ये गंगा एक्सप्रेसवे, 2 पे काम इन सरकारों ने किया। लेकिन जो अजय आलोक जी कह रहे हैं, संभल और लखनऊ के लिए किसने रास्ता बनाया? आगरा तक बहन जी ने बनाई, मायावती जी ने। आगरा से लखनऊ अखिलेश जी ने बनाया, इनका क्या योगदान है? संभल के लिए हम जाते हैं दिल्ली मुरादाबाद रोड से, वो कांग्रेस के टाइम से काम चल रहा है, उस पर अभी भी चल रहा है, वो तब से रोड बन रही थी।
तो इसमें तो कोई इनका योगदान नहीं है। अब ये कह रहे हैं पर्चा लीक नहीं हुआ, लगभग 100 गिरफ्तारियां पूरे यूपी में हुई हैं इस पर्चा लीक के मामले में। समीक्षा अधिकारी का पर्चा तो सरकार ने खुद मान लिया लीक हुआ है, उस पर जांच चल रही है। अब लेकिन सामने दिखती हुई चीज को भी नकार दें तो उसका कोई इलाज नहीं। तो है लेकिन नहीं। लेकिन हम बड़ी तस्वीर की बात करते हैं। चलिए, ये चर्चा भी लगातार चलती रहेगी कि किसने कितना विकास किया। आखिरकार तो जनता को तय करना है, और जनता के सामने दोनों पक्ष इस समय, यानी एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, अपने अपने अलायंस पार्टनर के साथ मैदान में उतरने का जो रणनीति है वो बनाकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो रणनीति भी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है ना दीपक जी। कल रैली होनी है जिसमें अखिलेश यादव को साथ आना है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा वो तय नहीं हुआ है। ये इस तरह स्थिति है, जहां जहां राहुल गांधी अभी तक गए हैं वहां वहां आपके इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो उस तरह से साथ नहीं खड़े रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर उन्होंने अपने आप को खींचा है क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ पर हमारी सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो जो गठबंधन का गड्ढा है उससे इंडिया बाहर नहीं निकल पा रहा, चुनौती कैसे देगा? देखिए सुमायरा जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ से अजय आलोक जो बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये भी शादी के उसी मंडप से उतरे हुए फूल की तरह है जिससे भाजपा नया गुलदस्ता बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये भी किसी दल को छोड़ कर नहीं, बिल्कुल चले गए ना। सुनिए, अगर लोग जा रहे हैं दल को छोड़कर तो आत्मचिंतन भी तो करना है ना। आप दूसरे पार्टी को कह रहे हैं कि वहां जा रहे हैं, देखिए वो क्यों ले रहे हैं। अरे आपके यहाँ से जा रहे हैं तो उस पर भी तो सवाल होना चाहिए। थोड़ा बोलने दीजिएगा। बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन मेरा सवाल गठबंधन से जुड़ा हुआ था कि आपका गठबंधन सिरे नहीं चढ़ रहा है, ये दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ पा रहा। उस पे भी जवाब दूंगा, इन्होंने रोड्स की बात करी। आप किसी भी रोड पे चले जाइए, टोल टैक्स कितना रुपए लगता है आपको पता होगा। आप दिल्ली से कहीं भी जाइए तो सरकार वसूली सरकार हो चुकी है। जनता को फायदा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर से। इनके गरीब आदमी को 80 करोड़ लोगों को तो कहते हैं हम पेट में दाना दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो वो कहाँ से चलेगा गाड़ी पे भैया? आप 5 किलो राशन देके उसको क्या विकास कर रहे हो भैया? अजय आलोक जी कहाँ की बातें करते हो आप? पर्चे लीक करवाते हो, उत्तर प्रदेश में लीक करवाते हो, राजस्थान में लीक करवाते हो। पे आ जाइए आप, सीट बंटवारे पे आ जाइए। आप वापस फिर उधर जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ हम बड़ी तस्वीर मैं उधर नहीं, अब मैं उधर की बात करना ही पड़ेगा ना, इधर की बात करने के लिए। अभी इतनी देर से वही बात कर रहे थे, अभी आप गठबंधन के बारे में बता दीजिए ना। अखिलेश यादव शामिल होंगे क्या? तब तक हो जाएगा सीट बंटवारा? 3 सीट पर बात फंसी है, अब तक बात नहीं हो पा रही आपकी। सुनिए, अभी किसी भी दल का, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन, सीट में कहीं किसी में गठबंधन में, चाहे इधर की बात करें चाहे उधर की बात करें, अभी सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, हो जाएगा। मैं वही बता रहा हूं कि हमारे रैली में, हमारे नेता राहुल गांधी जी की रैली में अखिलेश यादव जी शामिल होंगे, बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने हाँ भर दिया है। और बात चल रही है सीट शेयरिंग की। अब आप ये कहिए, मीडिया अभी ये कह दे कि तुरंत बता दो, तो तुरंत नहीं होता ना। जब मीडिया कहे तभी हम बताते हैं। ये मोदी के गुलाम तो हम लोग हैं नहीं कि मोदी जी जो कहते हैं हम वो एक बताएंगे। हम लोग अपनी नीति और नियत से स्पष्ट कर चुके हैं, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, एक साथ राष्ट्र का विकास करेंगे। वो नियत तो आपने ममता बनर्जी के साथ भी साफ की थी, आम आदमी पार्टी के साथ भी साफ की थी। एक दौर की नहीं, कई दौर की बातचीत भी हुई थी। फिर पंजाब में ऐलान कर दिया कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच पेच फंसा हुआ है, अभी भी तय नहीं करा है, और दोनों अलग अलग तैयारी भी कर रहे हैं। दोनों अलग अलग तैयारी भी कर रहे हैं। नहीं, और अखिलेश यादव भी इस बात से बच रहे थे कि ये ना हो कि वो जाकर कल शामिल हो जाए, साथ में खड़े हो जाए राहुल गांधी के, और फिर सीट पर बात ना बने। सुमायरा जी, जो आज मीडिया चौथा स्तंभ है इस देश का, वो सरकार से नहीं लड़ रहा है, सरकार से सवाल नहीं कर रहा कि कहाँ गए, महंगाई की मार बहुत हुआ, महिलाओं पे वार बहुत हुआ, किसानों पे अत्याचार, इन सब पे मीडिया चौथा स्तंभ सरकार से सवाल नहीं कर रहा। आज चौथा स्तंभ, रुक जाइए, अब बोलने दीजिएगा सुमायरा जी प्लीज। अब आज सवाल मीडिया करता है कि राहुल गांधी जी अकेले लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी को सब छोड़ के जा रहे हैं। अरे भैया, जिसको छोड़ के जाना है जाने दीजिए, कोई बात नहीं। नितिन गडकरी जी ने अभी 4-6 दिन पहले एक बयान दिया था, जो अवसरवादी नेता है वो छोड़ के जाएंगे एक दूसरे को। जो आदर्शवादी राजनीति है वो आज खत्म हो गई है, धराशायी हो गई है। नरेंद्र मोदी जी जिनको गाली देते थे, जिनके ऊपर अत्याचार लगाते थे, भ्रष्टाचार का, बलात्कार का, नरेंद्र मोदी जी के साथ वो चले गए हैं, दूध के धुले हो गए हैं। तो आज कैसे? ए अजय आलोक जी अभी 2 महीने पहले तक नीतीश कुमार को गालियां देते थे। आपने मीडिया को भी बता दिया, मीडिया को तो कटघरे में खड़ा करने की आप लोगों ने एक प्रथा बना ली है कि उसे जरूर पहले कटघरे में खड़ा करना है। पूरा देश देखता है। ठीक है, उसको कटघरे में खड़ा कर दीजिए ना, आपने कर दिया, वो कोई बात नहीं। अजय आलोक जी से पूछिए, अरे आप कर दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि
साथ में बैठे हैं यहाँ पर राजकुमार भाटी जी, अभी उन्हीं से पूछ लेते हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक फाइनल नहीं हुआ है ना। बड़ा सवाल ये है कि अगर आप चुनौती दे रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम विकल्प हैं, तो विकल्प का क्या फॉर्मूला है ये, और वो किस फॉर्मूले के तहत और किस तरह से साथ आने के बाद आप चुनौती देंगे, ये सवाल है। अजय आलोक जी, ये जरूरी है कि मैं आपकी इस पर प्रतिक्रिया लूं, उसके बाद मैं राजकुमार भाटी जी के पास जाऊंगी। दीपक अजय आलोक से लीजिए। मैं सवाल ले रही हूं, आप मुझे मत बताइए क्या सवाल लीजिए, क्या नीति है बिहार में, लेकिन अजय आलोक जी, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, महंगाई बढ़ी है और वो एक मुद्दा है। लोगों को राशन दिया जा रहा है बड़ी संख्या में, जरूर उनको बहुत बड़ी राहत है, लेकिन हमारे देश में हमें इससे आगे बढ़ने के बारे में सोचना है और इससे आगे बढ़ने के बारे में हर आदमी सोचता है। लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत अगर हमने गैस सिलेंडर दिए हैं तो वो भी उनके लिए लेना अगर मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो आम आदमी के लिए हैं। टोल टैक्स देना पड़ता है, आपको कितना खर्चा होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अगर वो विकास हो रहा है तो आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए ना, नौकरी भी होनी चाहिए, और वहां पर लोगों को दिक्कत है, ये भी तो समस्या है। अजय आलोक जी। सुमेरा जी, मुझे ये समझ में नहीं आती है, हाँ मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि राजकुमार भाटी जी को रोड बनने से दिक्कत है, कांग्रेस को टोल टैक्स से दिक्कत है। पहले तो आपस में दिक्कत समझा लीजिए कि रोड से दिक्कत है कि टोल टैक्स से दिक्कत है, या तो रोड ही मत बनाइए तो टोल टैक्स भी नहीं लगेंगे। अरे भाई, दूसरी बात, महंगाई की बात कांग्रेस पार्टी हमसे करेगी, कंज्यूमर बीच में नहीं भाई, बीच में क्यों बोलते हैं आप? मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, तब से अजय आलोक जी कर रहे हैं, इतना प्यार है मुझसे तो मेरे बारे में थोड़ा डिटेल रिसर्च करके आया कीजिए, डिटेल रिसर्च करके आया कीजिए मेरे बारे में। बात मेरी यहाँ पे व्यक्तिगत की नहीं हो रही है जो अजय आलोक जी कर रहे हैं। 5.1% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट हमारा आज की तारीख में 2024 में चल रहा है। फिर बीच में फिर भी सुन लिए ना, अच्छे प्रवक्ता तभी बनिएगा जब सुनने की शक्ति रखिए। सुनिए, जनवरी में 5.1% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से देश का इन्फ्लेशन रेट, ग्रोथ रेट देश का 6.2%, पूरा विश्व हमारे ग्रोथ रेट को मान रहा है, सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन वर्ल्ड में हमारी है। तब भी आपको बात समझ में नहीं आ रही है। आपके कांग्रेस रेजिम में 10 साल में एक साल भी ऐसा नहीं रहा जहां इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट पे नहीं रही हो, ग्रोथ रेट सिंगल डिजिट पे ना रहा हो, तब भी आपको दिक्कत है भाई साहब। 80 आप कह रहे हैं 80 करोड़ लोग को अनाज क्यों दे रहे हो? 5 किलो अनाज में दीपक जी या भाटी जी, क्या आपका घर चल जाता है? नहीं ना चलता है। ये एक सबल है जनता को, ये एक संबल है जनता को कि सरकार आपके साथ है। हालांकि इसके लिए हमको खुशी है कि आज हम इतना अन्न प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम अन्न एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और 80 करोड़ जनता को 5 किलो दे भी रहे हैं। आप क्यों नहीं दे सके? किसने मना किया था? हमने मना किया था क्या? देश की जो आज वास्तविक स्थिति है विश्व में सबसे बेहतरीन है। आपको इस पर खुश होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। लेकिन बता रहे हैं इन्फ्लेशन रेट कम है, और इन्फ्लेशन रेट में जो फ्लक्चुएशन है वो किस वजह से है? इन्फ्लेशन रेट में जो फ्लक्चुएशन है वो इस वजह से है क्योंकि जो खाद्य दरें हैं वो बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, यानी जो लोग कंज्यूम करते हैं अनाज दालें वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, और वो क्यों फ्लक्चुएट कर रही हैं उसकी वजह से भी तो लोगों को समस्या है। किसान इसी वजह से सड़क पर है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, किसान इस वजह से सड़क पे नहीं है। पंजाब के किसान सड़क पे हैं, बाकी पूरे देश के किसान सड़क पे नहीं है। पंजाब के कुछ किसान सड़क पे हैं, उनसे भी हमारी वार्ता चल रही है। कल उनको बहुत बड़ा अच्छा ऑफर मिला है, वो लोग विचार करने के लिए 2 दिन लिए। हमें उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात विश्व की परिस्थिति देखिए आप, जिस वैश्विक स्थिति से विश्व गुजर रहा है, यूक्रेन रूस युद्ध, सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन यूक्रेन करता है। खाद्य समस्या सबसे ज्यादा, एडिबल ऑयल्स हम ला रहे हैं उसी रास्ते से आते हैं। हर चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं युद्ध के कारण। अब युद्ध तो हम रोक नहीं सकते हैं ना। तमाम वैश्विक परिस्थिति के बीच में अगर इन्फ्लेशन रेट 5.1% है तो ये उपलब्धि से कम नहीं है। ठीक है, आप बगल के अपने पड़ोसियों का हाल देख लीजिए क्या हाल है, बाकी अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के सारे देशों का हाल देख लीजिए क्या हाल है। आज आप भारत को आइसोलेट करके नहीं रख सकते हैं ना। आज हम विश्व ग्लोबल इकोनॉमी का एक हिस्सा हैं। अगर विश्व पे प्रभाव पड़ेगा तो भारत पे ही प्रभाव पड़ेगा। उस प्रभाव से हमने अपने नागरिकों को बचाया हुआ है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसी के बीच में हमारी अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें स्थान पे आ गई, इसको हम उपलब्धि नहीं मानेंगे। ठीक है अजय आलोक जी, लगातार जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रबंधन कर रहे हैं चर्चा में। राजकुमार भाटी जी, देखिए ये तमाम उपलब्धियां हैं और इतने हाईवे हैं, लंबी लंबी सड़कें बना दी हैं जिसका जिक्र करें अजय आलोक जी, जिनका आप भी इस्तेमाल करते होंगे। तो हाईवे पर दौड़ रही है बीजेपी, हाईवे पर दौड़ रहा है एनडीए, और 400 पार का फॉर्मूला उनके पास है। लेकिन इंडिया का फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया है। क्या है वो फॉर्मूला? आप ही बता दीजिए, दीपक नहीं बता रहे। नहीं, अजय आलोक जी ने बड़े अहंकार के साथ ये कहा कि इनके बारे में रिसर्च किया करें। अगर इसी डिबेट की रिसर्च करें तो इसका नतीजा ही निकलता है कि आप झूठ बोलते हैं, गलत कोट करते हैं लोगों को। आपने कहा कि मैंने कहा मुझे सड़कों से दिक्कत है, आपने खुद कहा अभी। मैंने कब कहा कि मुझे सड़कों से दिक्कत है? सड़क जितनी ज़्यादा बनेंगे देश में उतनी तरक्की होगी। दूसरी बात, आपने 5 किलो राशन का बड़ा महिमा मंडन किया। ये 5 किलो राशन इसलिए देना पड़ रहा है अजय आलोक जी
कि ये जो है बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है मेरे हाथ में, आपकी हो सकता है नज़र पड़ी हो, ना पड़ी हो तो आप देख लेना। मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में, ये मैं दिखा रहा हूँ कैमरा पे, 10 साल के शासनकाल में जो नीचे के 50% लोग हैं, गरीब लोग, उनकी दौलत घटी है, और जो ऊपर के 10% लोग हैं, अमीर लोग, उनकी दौलत बढ़ी है। ये हालत देश की आपने कर दी है, इसलिए आपको गरीब लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ता है। अगर आपकी नीतियां ठीक होती, आप गरीबों का गला ना काटते, आप किसान की दुर्गति ना करते, आप मजदूर का हक ना मारते, तो आपको 5 किलो राशन देने की बात जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई गर्व का विषय नहीं है, ये शर्म का विषय है कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, और उन्हें सड़ा हुआ गेहूं, खराब गेहूं आप दे रहे हैं, पौष्टिक भी नहीं है वो। ये इसको महिमा मंडन मत कीजिए। जिस चीज पे आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, उसे भी गर्व के साथ कहते हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। देश के ऊपर आज लगभग 200 लाख करोड़ का कर्जा है देश के ऊपर, और देश की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती गई है, गरीब लोगों की जेब खाली हो गई है, और अमीर लोगों की राजकुमार भाटी जी, इस लिमिटेड पॉइंट पर आप अपना बाकी का पॉइंट पूरा करिएगा, लेकिन इस लिमिटेड पॉइंट पर अजय आलोक प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अजय आलोक, ये गर्व की बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि अगर 5 किलो राशन देना पड़ता है देश। सबसे पहली बात कि थोड़ा सा रिसर्च करके आया कीजिए। इन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोग को लाइन में लग के राशन लेना पड़ता है। नहीं भाटी जी, वन नेशन वन राशन है। बिहार का आदमी दिल्ली में आके राशन ले सकता है, दिल्ली का आदमी जाके तमिलनाडु में राशन ले सकता है, सिर्फ राशन कार्ड ऑनलाइन पहुंच रहा है। सब बदल गई है, थोड़ा पता की तो कीजिए। आप राशन पे दुकान पे जाते ही नहीं, ऑनलाइन पहुंच रहा राशन। मैंने आपको नहीं टोका था। अरे आप राशन की लाइन पे, राशन की दुकान पे लाइन लगती है। अजय आलोक जी, एक मिनट, राशन की दुकान पे ही लाइन लगती है। आपने अरे एक मिनट सुनिए तो सही भाटी जी, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? बीच में नहीं बोलते थे, आपको क्या हो गया? ये संगति का असर है, ये संगति का असर लग रहा है मुझे कांग्रेस का। दूसरी बात सुन लीजिए, बहुत क्लियर, आप जो बिजनेस टुडे की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि इतने लोग गरीब हो गए, तो फिर आपने लोकसभा लगता नहीं देखा। निर्मला सीतारमण जी ने जब दिखाया कि इस देश की प्रति व्यक्ति आय 1,78,000 रुपए हो गई है, तो क्या गरीबों की आय नहीं बढ़ी? जब प्रधानमंत्री, अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, सबकी रिपोर्ट आई कि भारत में अत्यंत गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग बाहर निकल गए, आपने वो नहीं देखा। अधूरी जानकारी, आप जानते हैं सब कुछ, लेकिन ये जानकारी आप देश के सामने देने में आपको डर लगता है। भाई 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। अजय आलोक जी, आपने प्रतिक्रिया दे दी। देखिए, जमीन पे जाके देखिए। राजकुमार भाटी जी को अपना बाकी का पॉइंट पूरा कर लेने देते हैं। जी राजकुमार भाटी जी, लेकिन देखिए ये चर्चा हम अभी बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है, हम वापस उसकी तरफ अगर आएं, और वो ये कि आपका सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या है, क्या वो तय हो जाएगा या कोई है अभी भी उसमें संशय के बादल? क्यों वो पेच फंसा हुआ है, क्यों बात नहीं बन रही है? साथ में कल दिखाई देने वाले हैं, तो फिर कहां फंसा है पेच? नहीं, केवल एक वाक्य में आपकी बात का जवाब देकर फिर मैं इसका जवाब देता हूं। पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय की। अजय आलोक जी, हमारा देश 141वें नंबर पे है दुनिया में। ये सीट शेयरिंग पे नहीं बात करना चाहते हैं। के करीब था जब मोदी जी आए थे। लगातार पर कैपिटा इनकम घटी है। अब मैं उसमें आता हूँ सीट शेयरिंग पे। सुमेरा जी, जो आपने पूछा, हमें तो पूरा विश्वास है, हमें उम्मीद है, हम आशान्वित हैं, हम पॉजिटिव है कि सीट शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से कोई दिक्कत होती है तो हम 80 की 80 सीटों पे हमारी तैयारी है, हम 80 सीटें लड़ने को तैयार हैं। इस तरह से कैसे फिर सामना होगा एनडीए का? क्योंकि इंडिया गठबंधन में तो हर जगह यही हो रहा है, यानी कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि फाइनली साथ में नहीं आएंगे, तो एकजुट नहीं है इंडिया, इसका मतलब? राजकुमार भाटी जी और फिर उसके बाद दीपक, मैं इस पर आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगी। तो फिर कैसे सामना और मुकाबला होगा? अलग अलग लड़ेंगे? नहीं, मैंने तो ये कहा कि हमें पूरी उम्मीद है, हमारे नेता इस बारे में बहुत ही उदार हैं। मैंने ये कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सीट शेयरिंग हो जाएगी, कांग्रेस के साथ नहीं होगी तो 80 पर अकेले लड़ने के लिए तैयार। लेकिन मैंने फिर अगली बात का भी जब क्या सारी समस्या कांग्रेस पार्टी की वजह से? अगर कोई दिक्कत के साथ जो तमाम दल हैं वो यही कह रहे हैं, जेडीयू जब अलग हुई तब भी यही आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी खुद ही सब कुछ चाहती है अपने लिए, और इस वजह से ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाता है। जी बहुत संक्षेप में दीपक, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, ये आखिरी कमेंट आपका। जी देखिए, अजय आलोक जी के मैं व्यक्तिगत नहीं कमेंट करना चाहता, लेकिन ये बोले मेरा लिमिटेड पॉइंट, क्या कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं हो रहा सीट शेयरिंग फाइनल? 10 सेकंड गूगल पे देखा तो इनके लिए आया कि ये पार्टी से भाग के दूसरे पार्टी में लपक लिए गए हैं। बातें हो जाती है। कांग्रेस बिल्कुल आशान्वित है, गौरवान्वित है कि समाजवादी पार्टी के साथ गौरव महसूस होगा हमको
कि हमारा गठबंधन होगा और उत्तर प्रदेश में हम एक बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। इसको मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं। बात यह है जो ये लोग मुझे इतनी नहीं, आपको महंगाई की बात राजकुमार करते भाटी हैं। जी को आश्वस्त करना पड़ेगा, आपको समाजवादी बिल्कुल। पार्टी को आश्वस्त करना चाहिए। अजय मैं आलोक जी, समाजवादी पार्टी को लास्ट कमेंट कहना अजय चाहता हूं। आलोक, अजय आलोक से लास्ट दूसरी कमेंट। बात, अजय अजय आलोक आलोक जी, जी से एक मैंने पूछ लीजिए, पहले भी आपसे जो सवाल पूछा था, दोबारा मेरा 2013 सवाल ये है कि जो 400 GDP के की पार का जो व्यवस्था थी। फॉर्मूला है वो दरअसल ऐसे ही है क्या कि बाकी लोगों को शामिल कर लेते हैं, कुनबा बड़ा हो जाएगा, सीट भी बढ़ जाएगी? अरे हमारा कुनबा नहीं, हमारा कारवां है, जैसे जैसे बढ़ रहा है बड़ा होते जा रहा है। और ये घमंडिया के बारे में एक बार बता दूं, एक आग का दरिया है, बस डूबते जाना है, ये इश्क नहीं आसान। इनकी इश्क कभी नहीं आसान थी सुमेरा जी, ये डूबते ही जाएंगे, एक दूसरे को डुबाते चलेंगे। ठीक है, अब बार बार लेकिन बोल ये रही थी ना गठबंधन गड्ढे से नहीं निकल रहा है। हाँ। गठबंधन का सबसे बड़ा गड्ढा राहुल गांधी है, गठबंधन का सबसे बड़ा गड्ढा राहुल गांधी है, उससे निकल जाइए, गठबंधन ठीक हो कारवां है जाएगा। कह रहे हैं दीपक, आप और राजकुमार भाटी जी, आप लोग सोच लीजिए, कारवां तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका कारवां कहां अटका हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है और वो समझ नहीं आ रहा है।